स्टोरी की ओपनिंग में हम पे फैमिली के सन पे युआन को देखते हैं जो बात ले रहा था। वैसे एक लड़की लियान शाओ आकर बोलती है कि यंग मास्टर आपके कपड़े। युआन बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ब्रदर कह के नहीं बुला रही। शाओ कहती है सॉरी लेकिन मैं आपको वैसा नहीं बुला सकती। युआन बोलता है क्यों, आखिरकार मेरे फादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, तुम हमारी पे फैमिली की डॉटर हो, तो तुम्हें मुझे ब्रदर बुलाने में इतना डर क्यों लग रहा है। शाओ हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर उसका हाथ उल्टा गीला जाता है। युआन बोलते है कि शिट तुम तो गीली हो गई, तो क्यों ना तुम्हें थोड़ी गर्माहट दी जाए, और उसको अपने पास पानी में खींचकर कस के गले लगा लेता है। शाओ उसे छोड़ने को बोलती है कि सामने ही हॉल में अंकल मेहमानों के साथ हैं, कोई देख सकता है। युआन बोलता है क्या तुमने मुझे मिस किया। शाओ कहती है कि तुम फालतू की बातें मत करो, पर युआन उल्टा उसे किस करने लगता है, तो शाओ उसे बाइट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन युआन उसे रोक कर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी ग्रैंड माँ का इस महीने का स्पेशल मेडिसिन है, क्या तुम्हें नहीं चाहिए। शाओ उस मेडिसिन को लेने की कोशिश करती है तो युआन बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और उसे किस करता है। तो शाओ उसे इस बार नहीं रोकती, पर वैसे ही शाओ को घर के अंदर से युआन के स्टेप मदर की आवाज आती है कि पार्टी शुरू होने वाली है, इसलिए जल्दी से युआन को बुलाने को बोल रही थी। शाओ डर जाते है कि कोई उनको देख ना ले, इसलिए जल्दबाजी में भागने की कोशिश करती है, पर युआन मेडिसिन दिखाकर बोलता है कि अभी तुम्हें इस मेडिसिन को अपने मुंह में पकड़ना होगा, नहीं तो शायद भी नीचे भी गिर सकता है। तो शाओ उस मेडिसिन को अपने मुंह से पकड़ लेती है और युआन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इंटीमेट होने के थोड़ी देर बाद शाओ कहती है कि अब मुझे जाने दो। युआन बोलते है कि इतनी जल्दबाजी क्या है, और दोबारा से उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, तो शाओ उस पर गुस्सा करने लगती है। युआन बोलते है कि तुम तो मना कर रही हो पर तुम्हारी बॉडी कुछ और ही बता रही है। शाओ सुनकर उसको थप्पड़ मारने जाती है, पर युआन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा नॉटी होती जा रही हो, तो पनिश करना तो बनता है। उससे किस करने जाता है पर शाओ अपना मुंह फेर लेती है। युआन बोलता है कि क्या बात है, आज तो ये जंगली बिल्ली पंजा मारने की कोशिश कर रही है। शाओ बोलती है कि मुझे जाने दो। युआन कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। शाओ कहती है कि पार्टी में सब इंतजार कर रहे हैं, अगर हम नहीं गए तो अंकल फालतू में गुस्सा हो जाएंगे। युआन बोलता है कि ठीक है, फिर मेरे सामने बैक करो। शाओ कहती है कि तुम चाहते क्या हो। युआन बोलता है कि बहुत ही सिंपल है, मुझे ब्रदर कह के बुलाओ। वैसे ही मेड युआन को बुलाने आती है तो शाओ पानी में छुप जाती है। मेड के जाने के बाद शाओ पानी से बाहर आती है तो युआन उसको जानबूझकर परेशान करने के लिए बोलता है कि अंदर का नजारा तो तुम्हें काफी अच्छा लगा होगा। शाओ चुपचाप जाने लगती है तो युआन उसको अचानक से बाइट करके बोलता है कि ये तुम्हारा पनिशमेंट है। मतलब युआन को शाओ को परेशान करने में बहुत ही मजा आ रहा था। युआन के फादर मेड से बोलते हैं क्या युआन अभी तक नहीं आया। युआन की हाफ सिस्टर मियान बोलती है कि ब्रदर का सब इंतजार कर रहे हैं और फिर भी वो आ नहीं रहे, और ऊपर से वो लड़की लियांग शाओ भी पता नहीं कहाँ गायब है। जल्दी सब देखते हैं कि युआन आ चुका है, तो कुछ लड़कियां बातें करने लगती है कि सुनने में आया कि यंग मास्टर युआन आज तक किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए, पता नहीं वे कौन सी खुश नसीब लड़की होगी जो यंग मास्टर का दिल जीत पाएगी। युआन की स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हारे लिप्स को हुआ क्या है। युआन बोलता है कि एक जंगली बिल्ली ने पंजा मार दिया। उसके फादर बोलते हैं कि बस करो, हमारी फैमिली में जंगली बिल्ली कहाँ से आ गई। वैसे ही शाओ आती है तो युआन के फादर अपने पास बुलाते हैं। शाओ आ ही रही होती है कि उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है, गिरने वाली थी पर युआन उसको संभाल लेता है। युआन जानबूझकर उसको टीज करने के लिए धीरे से बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पैर इतने कमजोर कैसे हो गए, यू से मिलवाना चाहते हैं। वैसे ही चैंग आता है तो उसको देखकर एक लड़की बोलने लगती है कि वैसे मैंग फैमिली भी इस शहर के सबसे रिच फैमिली में आती है। दूसरी लड़की बोलती है पर दुख की बात है कि चैंग के पास इनहेरिटेंस का कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि चैंग मैंग फैमिली का एलिजिटिमेट सन है। मियान तो चैंग को देखकर बहुत ही हैप्पी थी, पर चैंग यहाँ पर शाओ को देखकर सरप्राइज था, और ये सब देखकर युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर पे बोलते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। चैंग बोलता है कि हाँ, पता चलता है कि चैंग ने शाओ को एक लाइब्रेरी में देखा था, और जब भी पहली नजर में शाओ उसको पसंद आ गई थी। शाओ ने तो उस पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए बोलती है कि नहीं हम पहले कभी नहीं मिले। मिस्टर पे अनाउंस करते हैं कि अब पे और मैंग फैमिली एक होने वाली है, क्योंकि जल्दी मेरी एडॉप्टेड डॉटर लियांग शाओ की शादी चैंग से होने जा रही है। तो ये सुनकर मियान बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि वो चैंग को पसंद करती थी। चैंग तो अंदर ही अंदर बहुत ही हैप्पी था, पर अचानक से शादी का अनाउंसमेंट सुनकर शाओ को पता था कि पे और मैंग फैमिली दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, और पे फैमिली ने उसकी ग्रैंड माँ के स्पेशल मेडिसिन के रिगार्डिंग हेल्प की है, और उसे युआन से भी अपना पीछे छुड़ाना था, इसलिए शादी से मना नहीं करती, और चैंग के साथ डांस करने को तैयार हो जाती है। तो युआन से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। मियान को अपने साथ डांस करने के लिए इनवाइट करता है। शाओ डांस कर रही होती है, अचानक से उसकी टक्कर हो जाती है तो उसके शोल्डर में दर्द होने लगता है, पर चैंग के पूछने पर बोलती है कि वह ठीक है, क्योंकि उसे दर्द युआन के बाइट करने की वजह से हो रहा था। मियान को तो बहुत ही जलन हो रही थी, इसलिए शाओ को मारने जाती है, पर गलती से चैंग को हिट कर देती है
और इसका फायदा उठाकर युवान शाह को अपने साथ डांस करने के लिए खींच लेता है। बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें उस आदमी की फिक्र हो रही है। शाह उसे छोड़ने को बोलती है। युवान कहता है कि 2 दिन उस आदमी से मिले नहीं हुए और तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। मेरे साथ तो पता नहीं तुम कितनी बार इंटीमेट हो चुकी हो, तो तुम मुझे कैसे ट्रीट करने वाली हो। उसे किस करने जाता है तो शाह बोलती है कि यहाँ कोई पागलपंती मत करो। युवान बोलते है कि ठीक है, फिर कहीं और चलते हैं और उसे साइड में ले जाकर किस करने लगता है। मिसेस पे उन्हें देख पाती, पर मियान कहने लगती है कि चैंग का पैर सूज चुका है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। युवान शाह को ऊपर उसके बेडरूम में लेकर आता है तो शाह कहती है कि तुम चाहते क्या हो, अभी भी सारे मेहमान नीचे मौजूद हैं। युवान बोलता है तो क्या हुआ, तुम नहीं चाहती कि उन सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चले। भूलो मत कि ग्रैंड माँ के स्पेशल मेडिसिन के लिए पहले तुम मेरे रूम में आई थी और तुमने ही पहल किया था। तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम चैंग से शादी करके मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो। ये लगता है कि तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाह कहती है कि तुम्हें लगता है कि बस तुम्हें मुझे मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो, मैं इसके लिए अंकल की भी हेल्प ले सकती हूँ। युवान बोलते है कि ठीक है, ट्राई कर लो। उस फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को मेरी मॉम मरने से पहले मेरे नाम करके गई हैं, इसलिए मेरे फादर भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। शाह कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। युवान बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शाह कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं बल्कि तुम मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। शाह को पता है कि युवान की शादी पहले ही तय हो चुकी है, इसलिए वे दोनों एक नहीं हो सकते। युवान शाह से बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी और मेरे अलावा तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। शाह कहती है कि तुम सही में 1 नंबर के बेशर्म हो। युवान बोलते है कि तुम्हें जो समझना है समझो, अब तुम सीधे जाकर चैंग से एंगेजमेंट के लिए मना करोगी क्योंकि तुम्हें लाइफ टाइम मेरे पास रहना है। शाह कहती है कभी नहीं। युवान बोलता है कि तुम पे डिपेंड नहीं करता। उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, पर जब भी बाहर से चैंग की आवाज आती है तो युवान बोलता है कि हाँ शाह यहीं पर है। डोर ओपन करने जाता है तो शाह डर जाती है, इसलिए उसको रोकने के लिए जानबूझकर किस करने लगती है। युवान कहता है कि देख लो, इस बार भी तुम ही शुरुआत कर रही हो। उससे किस करने लगता है तो शाह धीरे से डोर लॉक करने जाती है, पर युवान उसे रोककर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। बाहर से चैंग बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे साथ कोई और भी है, अभी मुझे तुम्हारे रूम के अंदर से किसी आदमी की आवाज आ रही थी। युवान तो उल्टा शाह के साथ इंटीमेट होने लगता है। शाह डरी हुई थी, बोलती है कि क्या हुआ, आपको कुछ काम है। चैंग बोलता है कि मैं आपके लिए बुक लेकर आया था। शाह कहती है कि अभी काफी रात हो चुकी है, मैं सोने जा रही हूँ। आगे कुछ बोलती कि युवान उसे किस करने लगता है। बोलता है कि क्या होगा अगर उसने हम दोनों को ऐसा देख लिया। शाह उसे अभी कुछ भी ऐसी हरकत करने से मना करती है। युवान बोलता है कि मैं तो वही करता हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है। डोर ओपन करता है तो शाह खुद ही बाहर आती है। चैंग से बोलती है कि काफी लेट हो चुकी है, इसलिए हम कल बात करते हैं। जल्दी मिसेस पे आती हैं, बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैंग कहता है कि मैं तो बस मिस शाह को बुक देने आया था। मिसेस पे सोचते हैं कि अब इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है और चेक करने के लिए रूम के अंदर जा ही रही होती है कि शाह जानबूझकर अपने कपड़े नीचे कर लेती है। मिसेस पे बोलते हैं कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों डाले हैं। शाह बोलती है कि डांस करते वक्त टक्कर होने से उसका शोल्डर हट चुका है, इसलिए मेडिसिन सप्लाई कर रही थी, लेकिन अभी भी युवान उसको चोरी छुपकर परेशान करने में लगा था। शाह कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं शादी के लिए मना कर दूंगी, तो ये सब मत करो। युवान के स्टेप मॉम शाह से बोलते हैं कि बेशक तुम्हारी और चैंग की शादी होने जा रही है, पर हमारी फैमिली के स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस हैं, इसलिए ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। मिसेस पे रूम के अंदर शर्ट देखती हैं तो सोचती हैं कि उन्हें ये शर्ट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, पर जब भी शाह सामने आकर चैंग से बुक मांगने लगती है। मिसेस पे जल्दी से दोनों को सोने को बोलती हैं, तो शाह चैंग को गुड नाइट बोलकर डोर बंद कर लेती है। युवान कहता है क्या बकवास किताब है, चलो कंटिन्यू करते हैं, तुमने ऑलरेडी काफी समय बर्बाद कर दिया है। उससे अचानक से किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में युवान शाह के रूम से बाहर आता है तो मिसेस पे सोचते हैं कि युवान इतना खुश नजर क्यों आ रहा है। उन्हें डाउट होता है कि कहीं वे शाह के रूम में तो नहीं था, पर चैंग ने युवान को शाह के रूम से निकलते हुए देख लिया होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब शाह हॉस्पिटल आती है तो उससे पता चलता है कि चैंग बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए आया है। शाह पूछते है कैसा है स्पेशल कॉर्पोरेशन, तो चैंग उसे उसी स्पेशल मेडिसिन को दिखाकर बोलता है कि इसी के रिलेटेड मीटिंग थी। शाह बोलती है क्या मैं इस मेडिसिन को बाय कर सकती हूँ, मेरी ग्रैंडमा बीमार है। इस मेडिसिन की प्रोडक्शन बस पे फार्मास्यूटिकल कंपनी ही करती है। चैंग बोलता है कि बिल्कुल आप ले सकती हैं। शाह खुश होकर बोलती है कि मुझे इस मेडिसिन के लिए कितना पे करना होगा। चैंग बोलता है कि मेरे पास एक सैंपल ही था और इसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो आप मुझे ट्रीट दे सकती हैं। बाद में चैंग शाह को घर छोड़ने आता है तो शाह कहती है कि जब आप फ्री हो तो बता देना, हम साथ में डिनर पे चल लेंगे। चैंग कहता है कि आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। वैसे आगे भी तो हम मिलने ही वाले हैं, तो डिनर पर किसी और दिन चल लेंगे। वैसे क्या आपको अपनी ग्रैंड माँ की मेडिसिन की जरूरत हर महीने पड़ती है, तो शाह हाँ बोलती है। चैंग कहता है कि ऐसी बात है तो मैं हर महीने आपको मेडिसिन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। शाह सोचते है अगर चैंग सही में उसको हर महीने मेडिसिन दे तो मतलब वे पे फैमिली को छोड़ सकती है। चैंग बोलता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जानकर बहुत ही हैप्पी था कि मेरी शादी आपके साथ होने जा रही है। क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सही से समझ सकें, तो शाह हाँ बोलती है।
ऊपर से युवान दोनों को बात करते हुए देख रहा था और उसे बहुत ही जलन होती है। शाओ अंदर आती है, वैसे ही युवान उसे किस करने लगता है। शाओ कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। युवान बोलता है कि तुमसे प्यार कर रहा हूँ। शाओ कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, हम बाहर है, कोई देख सकता है। युवान बोलते है कि अच्छा अब तुम्हें पता चल रहा है कि तुम बाहर हो, अभी चैंग के साथ थी तो तुमने इतना तो नहीं सोचा। शाओ कहती है पर मैंने चैंग के साथ कुछ नहीं किया। युवान बोलता है कि मैं खुद ही देखना चाहता हूँ कि तुमने कुछ किया है नहीं। तो शाओ उसे थप्पड़ मारती है पर युवान उल्टा उसे किस करता है, उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो शाओ कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। युवान बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। युवान उसे अपने प्राइवेट विला में लाके कपड़े उतारने को बोलता है तो शाओ मना करती है। युवान कहता है कि अब चैंग से मिलने के बाद तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें सही में लगता है कि तुम मेरे कंट्रोल से बच सकती हो, चुपचाप अपने कपड़े उतारो। शाह भागने की कोशिश करती है तो युवान बोलता है कि तुम मुझसे भागकर कहाँ जाना चाहती हो। शाह कहती है कि मेरी जल्दी एंगेजमेंट होने जा रही है और तुम्हारी अपनी भी मैरिज पार्टनर है, इसलिए ये सब करते रहना ठीक नहीं है। युवान कहते हैं कि सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा, तुम्हें सही में लगता है कि चैंग अच्छा आदमी है। शाह कहती है कि तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। युवान बोलता है कि ऑफकोर्स मेरा लेना देना है और उसका हाथ बांधकर उसकी ड्रेस कट करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाह को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। युवान से बोलती है कि मुझे घर जाना है, अंकल आंटी को पता चला कि मैं रात भर बाहर थी तो वे पक्का गुस्सा होंगे। युवान बोलते हैं कि वैसे रात में मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा लगा, वैसे क्या हुआ तुम्हारे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है। शाह कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ कपड़े बाय करके ला सकते हो। युवान बोलते हैं कि बिल्कुल, पर तुम्हें बदले में कुछ करना होगा और शर्ट निकालकर उसे पहनाने को बोलता है। शाह शर्ट उतारने जा रही होती है तो अपने करीब लाकर बोलता है कि हमेशा याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी बॉडी पर बस मेरा सेंट रहना चाहिए, किसी और का नहीं, और उसे किस करता है। दूसरी साइड चैंग शाह के बारे में पूछता है तो मियान कहती है कि वे रात से पता नहीं कहाँ गायब है। मिसेस पै पूछते हैं कि वैसे युवान कहाँ है। वैसे ही युवान शाह के साथ आता है तो मिसेस पै बोलती हैं क्या तुम दोनों साथ में थे। चैंग शाह को बैठने के लिए सीट देता है तो युवान खुद ही वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। बताता है कि कंपनी में कुछ काम आ गया था, इसलिए हेल्प के लिए वह शाह को अपने साथ लेकर गया था। मिसेस पै बोलते हैं कि अब चैंग और शाह की शादी होने जा रही है, इसलिए तुम्हें ऐसे शाह को हर वक्त बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। चैंग कहता है कि कोई बात नहीं, कंपनी में कुछ काम होगा। युवान कहता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो जो तुम सुबह सुबह यहाँ पे चले आए। चैंग कहता है कि मैं तो शाह के लिए बुक लेकर आया था, आई होप शाह को अच्छा लगे। युवान शाह से कहते हैं कि शायद तुम्हें कुछ बोलना था या तुम चाहती हो कि मैं ही बोलूं। एक्चुअली युवान ने उसे घर चलकर शादी कैंसिल करने को कहा था। अब शाह को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बोले। वैसे ही युवान के स्टेप मॉम युवान से बोलती हैं कि जैनी चाइना वापस आ रही है, इसलिए अब तुम भी जल्दी से सेटल हो जाओ। युवान के फादर बोलते हैं कि तुम्हें जैनी से जाकर मिलना चाहिए, आखिरकार वह तुम्हारी फियांसे है। शाह सोचते हैं कि जैनी फू फैमिली की डॉटर है और युवान की फियांसे, ऊपर से युवान की सेवियर। लेकिन युवान साहब बोलते हैं कि वह जैनी से मिलने नहीं जा रहा। उसके फादर बोलते हैं कि ऐसा क्यों, बचपन से ही जैनी तुम्हें पसंद करती है और ऊपर से हम दोनों फैमिली बिजनेस पार्टनर हैं। ये दोनों फैमिली ने मिलकर शादी तय की है, अब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें लाइफ पार्टनर की जरूरत है। युवान शाह से कहता है क्या तुम बता नहीं रही। शाह बहुत ही घबरा रही होती है। वैसे ही युवान बोलता है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और लड़की है। तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम और शाह सिबलिंग्स हो। मियां शाह पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे भाई को सीरियस करने की कोशिश कर रही हो। शाह कहती है कि आप लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, यंग मास्टर के कहने का मतलब कुछ और था। उनके पीछे काफी लड़कियां पड़ी रहती हैं और मैं उनके असिस्टेंट हूँ, इसलिए वे उन सबसे बचने के लिए मुझे एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं। युवान के फादर युवान से बोलते हैं कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। चैंग से कहते हैं कि तुम बुरा मत मानना, एक्चुअली शुरू से ही युवान और शाह एक दूसरे के काफी करीब हैं, इसलिए वे शादी से बचने के लिए शाह को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। जल्दी जैनी वापस आ रही है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवान के स्टेप मॉम चैंग से बोलती हैं कि एक इवेंट है, इसलिए उन्होंने उसके लिए होटल रूम बुक कर दिया है और वे शाह को भी अपने साथ लेकर जा सकता है। युवान बोलता है कि हाँ साथ में चलते हैं। उसके स्टेप मदर बोलती हैं कि दोनों एंगेज कपल हैं, उनको साथ में एंजॉय करने दो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। युवान बोलता है कि अभी किसी ने मेरा असिस्टेंट बताया तो मैं अपने असिस्टेंट के बिना भला काम पर कैसे जा सकता हूँ। बाद में मियान अपनी मोम से बोल रही होती है कि अब शाह और चैंग की शादी कैसे करा सकती हैं, मैं और चैंग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। उसकी मोम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि चैंग मैंग फैमिली का इलिजिटिमेट सन है, उसे फैमिली का इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हारी शादी किसी पावरफुल और वेल्दी फैमिली में कराना चाहती हूँ। मियान कहती है पर शाह बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, वे बस किसी लो रैंकिंग फैमिली में शादी करना डिजर्व करती है। उसकी मॉम बोलती है कि मैं तो बस उस लड़की को जल्दी से युवान से दूर करना चाहती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। मियान को शाह पर गुस्सा आता है कि एक उसने चैंग को छीन लिया और ऊपर से उसके भाई को सीड्यूस कर रही है। शाह आती है तो चैंग उसके साथ चलने को बोलता है पर युवान शाह को चुपचाप उसके कार में बैठने को बोलता है। तो शाह चैंग से कहती है कि हम डायरेक्ट इवेंट में मिलते हैं, शायद अभी यंग मास्टर को कुछ कंपनी का काम है। चैंग को गुस्सा आ रहा था कि युवान बार बार उसके और शाह के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। युवान शाह से बोलता है कि तुम बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान मत लिया करो, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि चैंग से दूर रहना, और उसे किस करने लगता है। पर वैसे ही चैंग आके बार बार शाह को आवाज दे रहा था तो युवान गाड़ी तेज भगाने को बोलता है।
होटल पहुंचकर चैंग मियान से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। युवान बोलते हैं कि शाओ मेरी असिस्टेंट है, इसलिए तुम्हें फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों होटल चेक इन करने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि युवान के स्टेप मॉम ने चैंग और शाओ के लिए सेम ही रूम बुक कराए हैं और बाकी के सारे रूम ऑलरेडी बुक्ड हो चुके थे। चैंग कहता है कि कोई नहीं, आज रात हम सेमी रूम में स्टे करते हैं, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। वैसे युवान शाओ से बोलता है कि मेरे साथ सोने के लिए चल लो। चैंग कहता है कि शाओ मेरी फियांसे है तो नेचुरल सी बात है कि शाओ मेरे रूम में स्टे करेगी। युवान बोलता है कि पहली बात, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है, दूसरी बात तुम्हारे साथ स्टे करना नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है। शाओ को अपने साथ चलने को बोलता है तो शाओ चैंग से कहती है कि कोई नहीं, आज के लिए वो ब्रदर के रूम में जा रही है, जल्दी कोई दूसरा रूम खाली होगा तो वह मूव हो जाएगी। चैंग को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रूम में आते ही युवान शाओ को किस करने लगता है, बोलता है क्या हुआ, अब तुम मुझे ब्रदर नहीं बुलाओगी, दूसरों के सामने तो मुझे बहुत ही प्यार से ब्रदर बुला रही थी। शाओ कहती है पर कुछ दिन पहले तुम्हें मुझे खुद को ब्रदर बुलाने के लिए बोल रहे थे, अब बुला रही हूँ तो तुम इतना ना खुश नजर क्यों आ रहे हो। युवान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किस इरादे से मुझे उस टाइम ब्रदर बुला रही थी, वैसे तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट करोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। शाओ सोचते हैं युवान का मूड अच्छा लग रहा है। शाओ कहती है वैसे मुझे सोना कहाँ है। युवान बोलता है ऑफ कोर्स मेरे पास। उसे उठाकर ले ही जा रहा था कि वैसे ही बाहर से चैंग की आवाज आती है। शाओ पूछते क्या बात है तो चैंग शाओ को साथ में डिनर करने चलने को बोलता है। युवान कहता है कि शाओ मेरे साथ खाना खा लेगी। चैंग बोलता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि आंटी ने मुझे और शाओ को साथ में क्यों भेजा है, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को एनहांस कर सकें, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। युवान उसके इनहेरिटेंस को लेकर टॉन्ट मारता है तो चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। शाओ से कहते हैं कि तुमने लास्ट टाइम मेरे साथ डिनर करने का प्रॉमिस किया था, तो शाओ युवान से बोलती है कि मुझे जाना होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। युवान बोलता है कि 1 घंटे में आ जाना। शाओ सोचते है कि युवान उसको जाने देने के लिए तैयार हो गया। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। युवान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके चैंग के बारे में पता लगाने को बोलता है। चैंग शाओ से बोलते है कि तुम्हारी लिप्स को क्या हुआ। शाओ बहाना बनाते है कि वे कहीं टकरा गई थी। चैंग कहता है कि कहीं युवान तुम्हें बुली तो नहीं करता। शाओ कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। चैंग कहता है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैंने नोटिस किया कि पे फैमिली तुम्हें इक्वली ट्रीट नहीं करती, और जिस तरह से लास्ट टाइम तुम मेडिसिन के बारे में पूछ रही थी, मुझे अंदाजा लग चुका था कि युवान तुम्हें उस मेडिसिन के नाम पर डराने की कोशिश करता है, पर तुम टेंशन मतलब शादी के बाद मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और डिनर के बाद साथ में स्विमिंग करने चलने को बोलता है। शाओ कहती है पर इससे ब्रदर गुस्सा हो जाएंगे। चैंग कहता है कि तुम युवान की फिक्र मत करो। इधर युवान को सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि आप सही थे, चैंग ने हमारी कंपनी से वे स्पेशल मेडिसिन ली थी। दूसरी साइड चैंग साथ में स्विमिंग करने को बोलता है तो शाओ कहती है कि उसको स्विमिंग नहीं आती। चैंग बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। शाओ मना करती है पर चैंग उसे पानी में खींच लेता है। वैसे युवान आता है तो चैंग जानबूझकर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो शाओ को स्विमिंग सिखा रहा था, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। युवान बोलता है कि कोई नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। बाद में शाओ वापस आती है तो युवान कहता है तो तुम आ गई, चलो जल्दी से जाकर नहा लो। शाओ सोचते कि युवान इतना काम बिहेव कैसे कर रहा है। थोड़ी देर बाद शाओ नहाकर बाहर आती है तो युवान उसे अपने पास बुलाकर बोलता है कि तुमने एंजॉय तो किया ना। शाओ सोचते कि युवान आज इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। युवान कहता है वैसे मैंने देखा आज तुम कुछ ज्यादा एंजॉय कर रही थी। शाओ डर जाती है, बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। युवान बोलते है कि ठीक है, अभी मुझे साबित करके दिखाओ। तो शाओ उसको यहाँ वहाँ किस करने लगती है। युवान बोलते है कि बस इतना ही, इतना तुम्हारी सिंसियरिटी प्रूव करने के लिए काफी नहीं है। चैंग वापस आता है तो होटल स्टाफ बताती है कि मिस्टर पे उनसे मिलना चाहते हैं। चैंग अंदर आता है तो अंदर का नजारा देखकर वह हैरान था। युवान ने तो चैंग को जानबूझकर बुलाया होता है ताकि उसको दिखा सके कि शाओ बस उसकी है। चैंग को देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि शाओ मेरी फियांसे है, तुम क्या कर रहे हो। युवान कहते हैं कि ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, शाओ बहुत ही टाइम से मेरे साथ है, शाओ के हर एक बॉडी पार्ट पर बस मेरा हक है, यकीन ना हो तो शाओ से पूछ लो। चैंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। युवान बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे मारना चाहते हो, एक बार ध्यान से सोच लेना, तुम जैसे इलिजिटिमेट चाइल्ड में इतना दम नहीं है कि मुझे ऑफेंड कर सके। चलो अब चुपचाप बाहर निकलो, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चैंग कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, अगर अंकल आंटी को पता चल गया तो क्या होगा। युवान बोलता है कि अगर मुझे किसी का डर होता तो तुम्हें ये नजारा थोड़ी दिखाता। चैंग जा रहा होता है तो युवान बोलता है कि एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, मैंने मैंग ग्रुप के साथ कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिया है, इसलिए अब तुम मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी से मेडिसिन नहीं ले सकते। और एक और चीज, जाते तो डोर बंद कर देना। और शाओ को किस करने लगता है। ये चैंग को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, सोचता है कि आज के ह्यूमिलेशन का रिवेंज वे लेकर रहेगा। चैंग बाहर आता तो देखता है कि मियान आई हुई है। मियान बोलती है कि शाओ आपसे शादी करना डिजर्व नहीं करती, मैं उसको सबक सिखा कर रहूंगी। चैंग यही सोच रहा होता है कि बेशक युवान ने शाओ को गंदा कर दिया है, पर उसकी नजर शाओ पे पड़ चुकी है, इसलिए वो शाओ को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। इधर युवान बोलता है कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। शाओ कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें जाने क्यों नहीं दे रहे।
युवान बोलता है कि मैंने कहा तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर शाह वहाँ से गुस्से में चली जाती है। युवान सोचता है कि इतने साल हो गए और अभी तक तुम मुझे पहचान नहीं पाई। शाह बाहर आती है तो मियान जबरदस्ती उसे क्लब में लेकर आती है। बोलती है कि तुम्हारी जल्दी शादी होने जा रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हैंडसम लड़कों को इनवाइट किया है। शाह जानने की कोशिश करती है, पर मियान के बोलने पर वे सारे लड़के उसके पास आने लगते हैं। मियान धीरे से ड्रिंक स्पाइक कर देती है। बाहर से चैंग सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। मियान शाह को ड्रिंक ऑफर करती है, पर शाह कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन मियान जबरदस्ती उस स्पाइक ड्रिंक को पिला देती है और सारे लड़कों से उसको सर्व करने को बोलती है। मियान का यही इरादा था कि आज रात के बाद शाह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचने वाली। वे सारे लड़के जबरदस्ती उसे एक रूम में लेकर जाते हैं। चैंग सोचता है कि अभी तक तो शाह पर मेडिसिन का असर होने लगा होगा, उसे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, उसके बाद तो शाह सिर्फ उसकी ही होगी। दूसरी साइड मियान आकर युवान के सामने नाटक करती है कि मैंने शाह को बहुत सारे लड़कों के साथ होटल रूम में जाते हुए देखा। इधर चैंग रूम में आता है तो देखते हैं कि शाह ने सारे लड़कों को हट कर दिया है। चैंग शाह के सामने नाटक करता है कि मुझे पता चला है किसी ने तुम्हें स्पाइक ड्रिंक पिलाने की कोशिश की, तुम ठीक तो हो ना। अब पता चला है कि शाह को पहले ही मियान के इंटेंशन के बारे में पता था, इसलिए अपने पास पेपर स्प्रे छुपा ली होती है और उन सभी लड़कों की आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है। अब शाह को ऐसा देखकर चैंग की नीयत डोलने लगती है। बोलता है कि तुम्हें उस ड्रिंक की वजह से कुछ हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। आखिरकार हम दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। पर तब तक युवान पहुंचकर चैंग को एक जोरदार पंच मारता है। शाह से बोलता है कि तुम कर क्या रही थी, अगर मैं नहीं आता तो मतलब तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके होते। पर शाह ने डिटॉक्सिफाई करने के लिए खुद को हट कर लिया होता है, तो ये सब देखकर युवान को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। मियान बीच में आती है तो उसे थप्पड़ मारता है और वहाँ मौजूद सभी आदमियों को पनिश करने को कहता है, तो उसके बॉडीगार्ड्स उन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। जाते हुए चैंग को वार्न करता है कि आगे से तुमने शाह को गलती से भी छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। बाद में शाह होश में आती है तो देखती है कि युवान ने उसकी ड्रेसिंग की है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। शाह रूम से बाहर आती है तो देखती है कि मियान के साथ साथ वे लड़के यही मौजूद हैं। युवान उन सभी लड़कों को सच बताने को बोलता है। मियान तो कॉन्फिडेंट थी कि मैंने इन लड़कों को पैसे दिए हैं, इसलिए ये तो मेरा नाम नहीं लेने वाले हैं। युवान उन्हें मारने की धमकी देता है तो वे डर के मारे बता देते हैं कि उन्हें मिस मियान ने मिस शाह के साथ जबरदस्ती करने के लिए पैसे दिए थे। युवान मियान पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ऐसी हरकत की और उन्हीं लड़कों से उसे पनिश करने को बोलता है। मियान कहती है कि ठीक है, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। तो युवान खुद ही खुद को थप्पड़ मारने को बोलता है, तो मियान खुद को थप्पड़ मारने लगती है और वे सारे लड़के भी युवान के डर से खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं। युवान शाह से बोलता है क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? शाह कहती है पहले से आराम है। युवान बोलता है कि आगे से खुद को गलती से भी हट करने के बारे में मत सोचना। मियान को तो इस वक्त शाह पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर शाह उसको ऐसा देखकर बहुत ही हैप्पी थी। बाद में युवान शाह की ड्रेसिंग करता है और उसे बेड पर सुलाने जा रहा होता है, तो शाह को लगता है कि वे उसके साथ इंटीमेट होने जा रहा है, इसलिए बोलती है कि इस वक्त वे हट है। युवान बोलता है कि मतलब तुमने मुझे जानवर समझ रखा है। बोलता है कि आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा। पता चलता है कि शाह ने जानबूझकर खुद को हट किया होता है कि एक तरह से वे खुद को डिटॉक्सिफाई कर लेगी और चोट देखकर कुछ दिन तक युवान उससे दूर रहेगा। बाद में चैंग शाह से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, देखो तुम्हारे और युवान के बीच में जो भी है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अब भी मेरी फियांसे हो। शाह कहती है वैसे तुम्हें उस दिन कैसे पता चला कि मुझे किसी ने ड्रग्स दिया है? चैंग कहता है कि मैंने किसी को बात करते हुए सुन लिया था, पर शाह समझ जाते कि वह झूठ बोल रहा है। युवान के आदमी मियान को लेकर जा रहे होते हैं तो मियान चैंग से कहती है प्लीज आप मेरी हेल्प करो, ब्रदर ने मुझे हाफ ईयर के लिए लॉक करके रखने को बोला है। चैंग कहता है कि वे इतना रूथलेस कैसे हो सकता है, उसे अंकल आंटी का कोई डर नहीं है। मियान कहती है कि उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए प्लीज आप उनसे बोलो कि वो मुझे छोड़ दें। उससे शाह पर गुस्सा आता है कि सब कुछ उसी को ऐसा हो रहा है, पर शाह कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है और तुम मुझ पर उल्टा ब्लेम लगा रही हो। वैसे ही फू फैमिली की डॉटर जैनी आती है तो मियान उसको देखकर बहुत ही हैप्पी थी। शाह को सुनाने लगती है कि तुम पे फैमिली की बस एडॉप्टेड डॉटर हो, तुम्हारी औकात एक सर्वेंट से ज्यादा नहीं है और फिर भी तुम मियान को हट कर रही हो। चैंग बोलता है कि शाह मेरी फियांसे है, इसलिए आपको शाह से रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए, पर जैनी उल्टा दोनों को नीचे दिखाने लगती है। शाह से बोलती है कि मेरे आने की खुशी में वेलकम पार्टी है, अब तुम भी पे फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर हो तो तुम्हें भी पार्टी अटेंड करने आना है। ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मियान भी मेरी पार्टी अटेंड करे। युवान के आदमी मना करने की कोशिश करते हैं तो जैनी बोलने लगती है कि तुम लोग मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो, मैं युवान की होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ, मैं खुद ही मियान के बारे में युवान से बात कर लूंगी। अब जैनी युवान के पास आती है पर युवान उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। जैनी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मियान मेरी वेलकम पार्टी अटेंड करे। युवान बोलता है कि मतलब वो अभी तक फ्री घूम रही है। अपने सेक्रेटरी को कॉल करके जल्दी से मियान को घर में लॉक करने को बोलता है। जैनी कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है? युवान बोलता है कि अच्छा इस चीज को लेकर तुम श्योर हो? पता चलता है कि कुछ साल पहले कुछ आदमी युवान को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे, तो अचानक से युवान शाह से टकराता है
और उसकी हेल्प करने के लिए उसको किस करने को बोलता है। अब उन आदमियों को लगता है कि कोई कपल रोमांस कर रहे हैं, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। युवान शाओ से उसका नाम पूछता है, पर शाओ डर के वहाँ से भाग जाती है। अब जेनी वहीं मौजूद थी। उस टाइम काफी अंधेरा था, तो जेनी ने नाटक किया होता है कि उसने युवान की जान बचाई थी। जेनी सोचते कहीं युवान को पता तो नहीं चल गया कि उनकी जान बचाने वाली शाओ है, पर अगर पता होता तो आखिरकार वो इतने साल तक इस बात को छुपा कर क्यों रखते। शायद उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जेनी के जाने के बाद सेक्रेटरी आके बताता है कि जैसा आपने ऑर्डर दिया था, हमने मिस मियान को घर में लॉक करके रखा है। सेक्रेटरी बोलता है कि वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपको साफ पता है कि मिस जेनी ने आपको नहीं बचाया था, तो आप सच क्यों नहीं बता रहे हैं। युवान को पता है कि शाओ उसके सेवियर है, पर बोलता है कि मुझे शक है कि मेरी मॉम की मौत के पीछे फू फैमिली का हाथ है। जब तक सच का पता नहीं चलता मुझे इस बात को छुपा कर रखना होगा। अब पार्टी में युवान शाओ के पास आता है, तो शाओ कहते हैं कि शायद आपको इस वक्त अपनी फियांसे जेनी के पास होना चाहिए। युवान कहता है क्या हुआ, तुम जेलस हो, वैसे क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। तो शाओ डर जाती है, बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। अब दोनों को क्लोज देखकर जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है। सोचते है कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें मुझे मजबूर कर रही हो। नाटक करने लगती है कि उसके जेल पेंडेंट कहीं मिसिंग है, तो युवान के स्टेप मदर जल्दी से ढूंढने को बोलती हैं। जेनी के इशारा करने पर एक लड़की जानबूझकर बोलती है कि मैंने शाओ को पेंडेंट चुराते हुए देखा था। मिसेस पे उसका बैग चेक करने को बोलती है, तो पेंडेंट शाओ के बैग में ही था। शाओ बोलती है कि उसे नहीं पता कि पेंडेंट उसके बैग में कैसे आया। जेनी बोलती है कि तुम रंगे हाथ पकड़ी गई और फिर भी मना कर रही हो। शाओ उस पेंडेंट को ध्यान से देखती है, तो सोचती है कि पेंडेंट तो बिल्कुल मेरी मॉम के पेंडेंट जैसा है जो वे मेरे लिए छोड़कर गई हैं, तो जेनी के पास क्या कर रहा है। जेनी चोरी का ब्लेम लगाने में लगी थी, तो शाओ कहती है कि मुझे आपकी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेनी कहती है पर मुझे क्यों लगता है कि तुम बस मेरी चीजों में इंटरेस्ट लेती हो। बेसिकली उसका इशारा युवान की तरफ था। युवान के स्टेप मॉम से बोलती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो वे शाओ को गुस्से में नीलर होने को बोलती हैं। युवान शाओ को डिफेंड करता है, बोलता है कि हमें पहले प्रॉपर तरीके से पता लगाना चाहिए, ऐसे शाओ पे ब्लेम लगाना सही नहीं है। तो जेनी बात पलटने के लिए बोलने लगती है कि युवान और शाओ 2 दिन तक सेमी होटल में स्टे कर रहे थे, तो मिसेस पे गुस्सा करने लगती हैं कि जेनी तुम्हारी फियांसे है और तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। युवान बोलता है कि हमारी एंगेजमेंट कब हुई जो जेनी मेरी फियांसे बन गई। उसके स्टेप मॉम बोलती हैं कि हम दोनों फैमिली ने मिलकर तुम्हारी शादी तय की है, इसलिए तुम मना नहीं कर सकते। वैसे भी जेनी ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम उसे शादी करने से मना कैसे कर सकते हो। युवान बोलता है कि हाँ, जिसने मेरी जान बचाई है मैं उसे रिपेयर तो करूंगा ही, पर मैं जेनी से शादी नहीं करने वाला। जेनी बोलते है कि आपको शाओ को घर से बाहर निकालना ही होगा। शाओ और युवान एक दूसरे के साथ सो चुके हैं, तो मिसेस पे हैरान थी। तो सभी बोलने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि यंग मास्टर अभी तक सिंगल हैं, पर उनका इंटरेस्ट तो अपनी खुद की एडॉप्टेड सिस्टर में है। ये कितनी शर्म की बात है। मिसेस पे गुस्से में शाओ को मारने जाती हैं, पर युवान उनको रोक लेता है। मिसेस पे बोलते हैं कि तुम मुझे डिसओबे कर रहे हो। युवान कहते हैं कि आप बस मेरी आंट हैं, मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं। मैं ऑलरेडी आपकी काफी बातें मान चुका हूँ। एक्चुअली युवान के स्टेप मॉम मिसेस पे युवान की मॉम की सिस्टर होती हैं, यानी उसकी मासी। उसकी स्टेप मदर बोलती है कि मेरी सिस्टर के मरने के बाद मैं ही तुम्हारी मदर हूँ, इसलिए तुम्हारी मॉम के बिहाफ पर मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखा सकती हूँ। तो सच बताओ, क्या शाओ ने तुम्हें सेड्यूस किया और तुम इसके साथ सो चुके हो। युवान कहता है कि शाओ ने मुझे कभी भी सेड्यूस नहीं किया। रही बात सोने की, तो आप खुद से पूछिए। आपको पता है कि चैंग और शाओ की अभी तक शादी नहीं हुई है, फिर भी आपने उन्हें सेम होटल रूम में स्टे करने के लिए भेज दिया था। मैंने अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रूम में स्टे करने दिया, तो दिक्कत क्या है। शाओ सोचती है कि युवान उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसकी आंट बोलती है तो बस यही बात है। युवान बोलता है कि अब सभी ध्यान से सुन लो, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं पे फैमिली में हूँ, शाओ पे फैमिली की मेंबर है। अगर किसी ने गलती से भी शाओ को टच करने की कोशिश की, तो उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। उस लड़की से बोलता है कि दूसरों पर झूठा आरोप लगाने के लिए जेल जाने को तैयार रहना, और शाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। शाओ कहती है कि तुम तो हमेशा हमारे रिलेशनशिप को एक्सपोज करना चाहते थे, तो आज तो तुम्हारे पास अच्छा मौका था। युवान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा हमारे रिलेशनशिप के बीच में आए। मुझे हमारे रिलेशनशिप को कब पब्लिक करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं। और मुझे नहीं पसंद कि कोई भी तुम्हें बुली करे या तुम्हारे रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करे। तो शाओ को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में शाओ अपनी मॉम का जेड पेंडेंट देखकर सोच रही होती है कि सेम पेंडेंट जेनी के पास कहाँ से आया। अब जेनी आकर अपने फादर मिस्टर लियांग से कंप्लेंट करती है कि पे फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर लियांग शाओ ने उसे पेंडेंट चुराने की कोशिश नहीं की, बल्कि युवान को भी चुराने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्हें शाओ से डील करने को बोलती है। मिस्टर लियांग बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पता चलता है कि मिस्टर लियांग ही शाओ के फादर होते हैं, और वे शाओ की मॉम से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने अपने लियांग फैमिली का कपल पेंडेंट एक शाओ की मॉम को दिया था और दूसरा अपने पास रखा था, पर अचानक से दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, और फू फैमिली की डॉटर यानी जेनी की मॉम उन्हें धमकी देती है कि अगर वे अपनी कंपनी की सलामती चाहते हैं तो उन्हें उनसे शादी करके फू फैमिली में रहना होगा। शाओ के फादर को गुस्सा आता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों की वजह से अपनी वाइफ को खो दिया।
उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शाओ उन्हीं की डॉटर है। दूसरी साइड युवान की आंट मियान को रिलीज करने को बोल रही थी, पर युवान कहते हैं कि उसने गलती की है तो पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा। उसकी आंट बोलते हैं कि वह तुम्हारी सिस्टर है। युवान बोलते हैं कि अब शुक्र मनाओ कि मैंने उसको जेल नहीं भेजा। युवान के फादर से कहती हैं आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बेचारी हमारी डॉटर 6 महीने तक रूम में लॉक होकर कैसे रहेगी। मिस्टर पै बोलते हैं कि उसने शाओ को हट करने की कोशिश की है, इसलिए वह पनिशमेंट डिजर्व करती है। मिसेस पै बोलती हैं अगर चैंग और शाओ की शादी हो गई होती तो ये सब नहीं होता। मिस्टर पै बोलते हैं कि बस शाओ और चैंग की शादी हो जाए, नहीं तो मैं मियान की मॉम को क्या जवाब दूंगा। मिसेस पै यही सोच रही थी कि सही है, उस औरत की डॉटर चैंग जैसे एलिजिटिमेट सन से ही शादी करना डिजर्व करती है। पता चलता है कि मिसेस पै ने शाओ को उसकी ग्रैंड माँ की मेडिसिन को लेकर धमकी दी होती है, पर फिर भी शाओ हिम्मत करके बोलती है कि वो चैंग से शादी नहीं करना चाहती। तो युवान सोचता है क्या बात है, शाओ खुद ही शादी करने से मना कर रही है। मिस्टर पै बोलते हैं बताओ कुछ बात है। शाओ कहती है कि मेरे अंदर चैंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मिसेस पै बोलती हैं कि तुम चैंग से शादी नहीं करना चाहती तो और किससे करना चाहती हो। युवान के फादर बोलते हैं कि माफ करना कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, तुम्हें चैंग से शादी करने की जरूरत नहीं है। मिसेस पै को तो शाओ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शाओ को पता था कि वे उसकी ग्रैंड माँ की मेडिसिन रोकने की कोशिश करेंगी, इसलिए मिस्टर पै के सामने नाटक करती है कि मैंने शादी से मना कर दिया तो कहीं आप लोग ग्रैंड माँ की मेडिसिन स्टॉप तो नहीं करेंगे। मिस्टर पै बोलते हैं कि इतनी सी बात के लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। मिसेस पै को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उन पर ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रही है। युवान तो सब कुछ समझ रहा था, सोचता है कि क्या बात है, मेरी वाइल्ड कैट ने आज तो कमाल कर दिया और चोरी छुप मुस्कुरा रहा होता है। बाद में शाओ के पास आता है तो वह डर जाती है। बोलते हैं कि मैं तो बस तुम्हें प्रेस करने आया हूँ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। शाओ कहती है कि आपने अंकल की बात तो सुनी ली होगी, इसलिए अब से आप मुझे मेडिसिन को लेकर कंट्रोल नहीं कर सकते। युवान बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हें कंट्रोल करने के और भी तरीके हैं। वैसे आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। और उसे एक प्लेस पर लेकर आता है और उसे किस करने को बोलता है। शाओ मना करती है पर युवान उसे फोर्सली किस करने लगता है। शाओ बोलती है कि मैं जा रही हूँ, पर युवान कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है ना। तो शाओ को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। युवान उसे बर्थडे विश करता है तो शाओ सोचती है कि बस इस दुनिया में युवान ही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसे उसका बर्थडे याद है। शाओ को युवान का सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में चैंग शाओ से बोलता है कि तुमने शादी करने से मना क्यों किया, कहीं तुम्हें युवान से प्यार तो नहीं हो गया, तुम्हें पता है ना कि उसकी ऑलरेडी फियांसे है, क्या तुम लाइफ टाइम उसकी मिस्ट्रेस बन के रहना चाहती हो। शाओ कहती है कि तुम्हें उस दिन पता था कि सब मिलकर मुझे स्पाइक ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी तुम चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और बाद में मेरे सामने हीरो बनकर बचाने का नाटक करने आए थे। चैंग बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा था। पर शाओ तो सब कुछ खत्म करके चली जाती है तो चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में मिसेस पै शाओ से बोलती है कि तुम सोचना मत, मुझे ऑफेंड करके बच जाओगी। शाओ घर से बाहर जाती है तो वे किसी को कॉल करके बता देती हैं। जब भी कुछ आदमी शाओ को किडनैप कर लेते हैं, पता चलता है कि जेनी ने उसको किडनैप करवाया होता है। मिस्टर लियांग शाओ को देखते हैं तो सोचते हैं कि लड़की उनकी वाइफ की तरह क्यों दिख रही है, पर फिर उनको लगता है कि शायद वे हेलुसिनेट कर रहे हैं। वे शाओ के पास जाते पर जेनी बोलती है कि अब टेंशन मत लो, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी, इसलिए वे चले जाते हैं। अब पता चलता है कि चैंग जेनी के साथ मिला हुआ था और जेनी शाओ की इज्जत खराब करना चाहती थी। जल्दी युवान को पता चलता है कि शाओ कहीं मिसिंग है। इधर चैंग बोलता है कि सब कुछ करने के लिए तुम्हें मुझे मजबूर कर रही हो और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर शाओ उसे हट कर देती है। चैंग उसे थप्पड़ मारने जाता है पर तब तक युवान वहां पहुंच जाता है। चैंग बोलता है कि अब शाओ मेरी है क्योंकि मैं ऑलरेडी शाओ के साथ सो चुका हूँ, तो युवान उसको बुरी तरीके से पंच मारता है। चैंग बोलता है कि मेरा असली प्लान तो तुम्हें यहाँ पे बुलाकर मारना था, तो शाओ तो अपने आप ही मेरी बन जाएगी। अपने आदमियों को बुलाता है पर देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। एक्चुअली पहले ही युवान ने उसके आदमियों से डील कर लिया होता है और जेनी भी उसके कब्जे में थी, तो जेनी उल्टा सारा ब्लेम चैंग पे लगाने लगती है। युवान शाओ को लेकर जाने लगता है। वैसे ही मिस्टर लियांग आकर बोलते हैं कि मेरी डॉटर जेनी को छोड़ दो। शाओ को देखकर बोलते हैं तो तुम इस लड़के से प्यार करते हो। बोलते हैं कि मैं अपनी डॉटर से बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें जेनी से शादी करनी होगी, पर युवान उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। मौके का फायदा उठाकर चैंग शाओ को मारने की धमकी देता है। शाओ कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। चैंग कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम मेरी हो। मिस्टर लियांग जेनी की खुशी के लिए अपने आदमी से शाओ को मारने का इशारा करते हैं। शाओ युवान से बोलती है कि थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, पर प्लीज मेरे जाने के बाद मेरी ग्रैंड माँ का ख्याल रखना। युवान बोलता है कि तुम क्या बोले जा रही हो। वैसे ही शाओ पानी में जंप लगा देती है। जब भी मिस्टर लियांग उसका पेंडेंट देख लेते हैं, मिस्टर लियांग का आदमी गलती से चैंग को शूट कर देता है। युवान शाओ को बचाने के लिए जल्दी से पानी में जंप लगाता है। मिस्टर लियांग को आइडिया लग गया था कि शाओ उनकी डॉटर है, इसलिए अपने आदमियों से उसको बचाने को बोलते हैं। बाद में युवान होश में आता है तो पूछता है कि शाओ को कुछ पता चला। सेक्रेटरी बोलता है कि अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। वैसे भी मिस शाओ को स्विमिंग नहीं आती थी, तो लगता नहीं है कि वे जिंदा बच पाई होंगी। युवान कहता है कि तुम बकवास बंद करो और उसको जल्दी से ढूंढने को बोलता है
और चैंग के बारे में पूछता है तो सेक्रेटरी बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, पर उस पर किडनैपिंग और मर्डर का आरोप है, इसलिए वो लाइफ टाइम जेल में सड़ने वाला है। अब युआन को शाओ की बहुत याद आ रही थी और बेचारा बहुत ही रोने लगता है। बाद में जेनी युआन से आकर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वह उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय ना करे। शाओ ने खुद ही पानी में जंप लगाया था, इसमें मेरी फू फैमिली की क्या गलती है। युआन इस अपनी गंदी जुबान से शाओ का नाम लेने से मना करता है। जेनी बोलने लगती है कि आप सब शाओ की इतनी परवाह क्यों करते हैं। उस इंसिडेंट के बाद उस शाओ के चक्कर में मेरे फादर भी बहुत शांत रहने लगे हैं। युआन चुपचाप उसको बाहर निकलने को बोलता है तो जेनी कहती है आप भूलो मत, मैंने आपकी जान बचाई है। युआन बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे सेवियर नहीं हो। अब तो फू फैमिली को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें मैं जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सफर होते हुए देखना चाहता हूँ। युआन घर आता है तो उसकी आंट बोलती है कि वह लड़की मर चुकी है तो इतना शौक मनाने की क्या जरूरत है। युआन बोलता है तो आप भी शाओ की किडनैपिंग में शामिल थी, अब तो आप अपनी डॉटर मियान को कभी नहीं देख पाएंगी क्योंकि मैंने उसे किसी और कंट्री में भेज दिया है। युआन की आंट बोलती है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिरकार वे तुम्हारी अपनी सिस्टर है। युआन बोलता है कि मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वह अपनी बैड मॉम से इन्फ्लुएंस हो, जिससे उसकी आंट को बहुत गुस्सा आता है। युआन बोलता है कि मैं धीरे धीरे आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगा, आपका पावर, पैसा और सब कुछ, ये मेरा वादा है। युआन शाओ के रूम में आकर उसकी फोटो को देखकर बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो और उसे बहुत ही रोना आता है। पता चलता है कि शाओ अभी भी जिंदा थी और उसे पहले से स्विमिंग अच्छी तरीके से आती थी, पर उसने उस दिन स्विमिंग ना आने का नाटक किया था। अब शाओ हैप्पी थी कि युआन से आजाद है। अब हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं। मियान अकेले ही अपनी सिंपल लाइफ स्पेंड कर रही थी, ऊपर कोई उस पर नजर रख रहा था, पर शाओ को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सेक्रेटरी युआन को आकर बताता है कि आपने जैसा कहा था हम मिस्टर लियांग पर नजर रख रहे थे और हमें मिस शाओ के बारे में पता चल चुका है। युआन को पहले से पता है कि शाओ जिंदा है और उसको शुरू से मिस्टर लियांग के स्ट्रेंज बिहेवियर पर शक था कि पक्का उनका शाओ के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। अब शाओ को लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, पर देखती है कि वो कोई और ही है। अब उसको अचानक से युआन दिखता है तो उसको लगता है कि शायद वह हेलुसिनेट कर रही है, पर जब वे घर आती है तो देखती है कि युआन वहीं पर मौजूद है। युआन बोलता है कि इतने टाइम बाद मिलकर तुमसे अच्छा लगा, वैसे तुम इतना डर क्यों रही हो। शाओ भागने की कोशिश करती है तो युआन बोलता है कि तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, वैसे तुम्हारा फेस इतना ब्यूटीफुल है पर तुम्हारा हार्ट इतना क्रूअल क्यों है। अब तुम लाइफ टाइम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती और उसको फोर्सली किस करने लगता है। ये बोलता है कि 4 साल हो गए तुमने मुझे मिस नहीं किया, मेरी तो तुम्हारे बिना जान निकल चुकी थी। उसे उठाकर बेड पर लाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। युआन बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली शाओ उसके पास है। बाद में शाओ की नींद खुलती है तो देखती है कि युआन ने उसे लॉक करके रखा है। युआन बोलता है कि अब तुम भाग नहीं सकती। शाओ गुस्सा करने लगती है पर युआन अभी भी उसके साथ कामली बिहेव करता है। उसके साथ दोबारा इंटीमेट होने जाता है तो शाओ मना करती है। युआन बोलता है कि अगर तुम मुझे हैप्पी करो तो शायद मैं तुम्हें रिलीज कर दूं। शाओ कहती है क्या तुम्हारा रास्ता मन नहीं भरा। युआन बोलता है तुम्हें आइडिया भी 4 सालों से मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, चलो मुझे जल्दी से हैप्पी करो। शाओ बोलती है पक्का तुम मुझे जाने दोगे ना, और उसको यहाँ वहाँ किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। युआन उसका पैर खोलकर मेडिसिन अप्लाई करता है। शाओ कहती है कि अब तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। युआन बोलता है कि माफ करना पर इस लाइफ में मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। जल्दी बाहर से कोई नॉक करता है तो शाओ डोर ओपन करती है। बाहर एक आदमी जाओ था। जाओ पूछता है कि ये कौन है तो शाओ बता दे कि ये उसके ब्रदर हैं। जाओ बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं शाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। एक्चुअली जाओ शाओ को पसंद करता था, सोच रहा होता है कि एक ना एक दिन शाओ तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेगी। शाओ क्लैरिफाई करने चाह रही होती है पर युआन बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। युआन बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जाओ बोलता है कि हमारा डेट पर जाने का प्लान है। शाओ सोचते कि मैंने जाओ को इतने बार रिजेक्ट कर दिया और फिर भी जाओ दोबारा से मुझे परेशान करने के लिए चला आया। युआन खुद भी उन दोनों के साथ बाहर आता है और जाओ से बोलता है कि वैसे तुम्हें शाओ में क्या पसंद है। जाओ कहता है कि शाओ बहुत ही काइंड हार्टेड है। युआन बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है, एक्चुअली मैं ये वाइल्ड कैट की तरह कनिंग है और चोरी छुपके उसको परेशान करने में लगा हुआ था। जाओ शाओ से बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। युआन बोलता है कि बेचारी बचपन से थोड़ी सी शाय टाइप की है। जाओ को नैपकिन लाने के बहाने भेजकर शाओ को किस करने लगता है। बाद में तीनों बुक बाय करने आते हैं तो यहाँ भी युआन शाओ को परेशान करने की कोशिश करता है। जाओ उन्हें किस करते हुए देखता है कि शाओ कमर में दर्द होने का बहाना बनाने लगती है तो युआन उठाकर उसे चेयर पे बैठाता है। युआन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे कमर को ठीक कर दूंगा और उसे मसाज देने लगता है और जानबूझकर शाओ को परेशान कर रहा था और जाओ के सामने शाओ कुछ बोल भी नहीं पाती। जाओ बोलता है कि वैसे तुम्हारे ब्रदर का तुमसे कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशन नहीं है। जल्दी शाओ का बच्चा आता है तो बोलती है कि तुम तो जाओ की मॉम के साथ खेल रहे थे तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाओ बोलता है कि मैं चाहता था कि दीदी हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। युआन तो उस बच्चे को देखकर हैरान था, पूछता है कि बच्चा किसका है। शाओ कहती है कि मेरा और जाओ का, इसलिए हम जल्दी दोनों शादी करने जा रहे हैं। तो ये सुनकर युआन उदास हो जाता है। घर आकर जाओ बोलता है कि तुम सही में मुझसे शादी करना चाहती हो। शाओ बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने बस अपने ब्रदर को सुनाने के लिए बोला, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। तो जाओ उदास हो जाता है।
युवान शाव को कॉल करता है। शाव देखती है कि युवान बाहर ही खड़ा है। युवान उसको जल्दी से नीचे आने को बोलता है और उसके साथ इंटीमेट होने जाता है। तो शाव जानबूझकर कहती है कि अभी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होकर आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवान बोलते है कि तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक मत करो। शाव बोलती है कि मेरी जल्दी शादी होने जा रही है और फिर भी तुम मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हो, तुम्हें सही में प्रॉब्लम नहीं है। युवान बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में शाव देखती है कि युवान अभी भी बाहर ठंड में खड़ा है। जिजे बोलता है क्या आप डैड को देख रही हैं? मुझे पता है कि वे मेरे डैड हैं, आपके पास डैड की फोटो है। शाव कहती है कि वे तुम्हारे डैड नहीं अंकल हैं। जिजे युवान के पास आकर बोलता है कि आप सही में मेरे अंकल हैं। युवान बोलता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं? जिजे कहते हैं कि मेरे डैड नहीं है, मैं तो बस आपको अपना डैड बनाना चाहता हूँ। युवान को पता चलता है कि जिजे 3.5 साल का है, तो वह समझ जाता है कि वह उसी का सन है, इसलिए शाव को कन्फ्रंट करता है। पहले तो शाव मना करती है। एक्चुअली शाव को पहले ही पता चल चुका था कि वह युवान से प्रेग्नेंट है, तो वह बहुत ही हैप्पी थी, पर उससे पता था कि यहाँ पे रहकर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए वे खुद को मारने का प्लान बनाती है। युवान बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम कितनी हार्टलेस हो, तुम्हारे बिना मैं 4 साल इतना बेचैन था। शाव कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुमने कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। वैसे भी जैनी ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम तो उसी से शादी करोगे। युवान बोलता है कि तुम सही में पागल हो और उसे उसी रात की तरह किस करने को बोलता है। तो शाव समझ जाती है कि उस रात उसी ने युवान की जान बचाई थी। फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो चुका था, पर अचानक से युवान बेहोश हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से युवान बाहर ठंड में था, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी। रात भर शाव उसका ध्यान रखती है और ये सब देखकर युवान को बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग युवान उसको वाइफ कह के बुलाता है, तो शाव कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। युवान बोलता है कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तो ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो। शाव उसको ज्यादा बोलने से मना करती है। युवान कहते हैं कि तुम मुझे किस करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। शाव बोलती है कि तुम बकवास बंद करो और जल्दी से जाकर नहा लो। तो युवान उसे भी साथ में नहाने को बोलता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये बाद में युवान बोलता है कि तुम 4 सालों से मेरे से दूर थी, अब बताओ तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाली हो? वैसे एक बात बताओ, तुम्हें बॉयफ्रेंड के लिए विजाव भी मिला था? शाव कहती है कि जाव बस मेरा कलीग है, मैं काम में बिजी रहती थी, इसलिए जाव की मॉम जिजी का ध्यान रखने में मेरी हेल्प करती थी। युवान बोलता है पर फिर भी तुम हार्टलेस हो, तुम ग्रैंडमा को छोड़कर चली आई। शाह कहती है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम उनका अच्छे से ध्यान रखोगे। युवान बोलते हैं कि वैसे मुझे पता है कि तुम्हें भगाने में मिस्टर लियांग ने हेल्प की है। शाह कहती है कि तुम्हें कैसे पता? युवान बोलते हैं कि जिस तरह से वे तुम्हें देख रहे थे, मुझे तुम्हारे और उनके रिलेशनशिप पर डाउट था, इसलिए मैंने उन पर नजर रखने को बोला था जब भी मैं तुम्हें ढूंढ पाया। वैसे तुम्हें कब पता चला कि वे तुम्हारे फादर हैं? शाह कहती है कि मैं उनको पहली बार देखकर ही पहचान गई थी, क्योंकि मेरी मॉम के पास उनकी फोटो थी और पानी में गिरते वक्त मैंने जानबूझकर उन्हें अपना पेंडेंट दिखाया ताकि उनको पता चले कि मैं उनकी डॉटर हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे रहने में हेल्प किया, पर वे आज तक गिल्ट में मुझसे मिलने नहीं आए। युवान बोलते कि तुम इतने सालों से मुझसे अलग थी, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसे किस करता है तो जिसे देख लेता है और उन्हें टीज करने लगता है। युवान बोलते है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तो ऑफकोर्स तुम्हारी मॉम को ही किस करूंगा। जल्दी युवान के फादर को पता चलता है कि शाह मिल चुकी है और उनका एक ग्रैंडसन भी है, तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर ये सब जानकर मिसेस पे को बहुत ही गुस्सा आता है और जैनी को कॉल करके कुछ प्लान बनाती हैं। जल्दी युवान और शाह बच्चे के साथ घर आते हैं, तो युवान के फादर बहुत ही हैप्पी थे और जल्दी से दोनों की शादी कराने की बात करते हैं। पर जल्दी सबको पता चलता है कि जेनी ने जिजे को किडनैप कर लिया, तो सब उससे जिजे को छोड़ने को बोलते हैं, पर जेनी सुनने को तैयार नहीं थी। जल्दी शाह के फादर आकर जेनी से बच्चे को छोड़ने को बोलते हैं और शाह से माफी मांगते हैं कि उसको अकेले इतना कुछ सफर करना पड़ा। जेनी को पता चलता है कि शाह उनकी डॉटर है, तो गुस्सा करने लगती है कि आपने मेरी मॉम को चीट किया, शाह आपकी इलिजिटिमेट डॉटर है। शाह उसे थप्पड़ मारती है, बोलती है कि मैं कोई इलिजिटिमेट डॉटर नहीं हूँ, उल्टा तुम्हारी मॉम ने मेरे फादर से जबरदस्ती शादी की, मेरी मॉम को मारने के पीछे भी तुम्हारी मॉम का ही हाथ है। युवान जेनी से बोलता है कि वैसे तुम्हारी साथी कहाँ है? वैसे उसकी आंट बाहर आती हैं। युवान के फादर उन पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी आंट बोलती है कि तुमने शुरू से आज तक मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे दिल में बस शाह की मॉम थी। मिस्टर पैप बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, मैंने बस तुम्हारी सिस्टर से प्यार किया। मेरी वाइफ शाह की मॉम को अपनी सिस्टर मानती थी, इसलिए मैं उनका ध्यान रख रहा था। यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर की रिक्वेस्ट करने पर मैंने तुमसे शादी की, ताकि उसके जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। युवान बोलता है पर मेरी मॉम को आइडिया नहीं था कि उनके मरने के पीछे उनकी सिस्टर का ही हाथ है। उसकी आंट बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। युवान बोलता है कि अपने फू फैमिली के साथ मिलकर मेडिसिन फैक्ट्री में प्रॉब्लम की और वहाँ पॉइजन रिलीज होने से मेरी मॉम ने अपनी जान गंवा दी। उसकी आंट बोलती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। शाह के फादर बोलते हैं कि एविडेंस मेरे पास है, बस जेनी की शादी युवान से होने जा रही थी इसलिए मैं चुप था, लेकिन अब नहीं। तो मिसेस पे सबूत मिटाने के लिए उन्हें मारने जाती हैं, पर गोली गलती से जेनी को लग जाती है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, आंट जेल में थी और शाह और युवान की शादी हो चुकी थी। युवान रात में शाह के साथ रोमांस करने जा रहा था, तो जिजे सोने के लिए आ जाता है, जिससे युवान का मुंह देखने लायक था। बाद में जब जिजे सो रहा होता है, तो युवान शाह को धीरे से उठाकर बाहर चलने को बोलता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मतलब युवान एक पल के लिए भी शाह से दूर रहने को तैयार नहीं था। फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ हैप्पी हैप्पी था
और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।